Hello beta, good morning. Welcome back to the online class of SS. Let it be clear first. Yes, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2। हम पढ़ रहे थे कर्नाटिक वार, हमने पढ़ा। अब हम बंगाल में जो विवाद हुए उनके या फिर लड़ाइयाँ हुई अंग्रेज़ों की भारतीय नवाबों के साथ, वो पढ़ रहे हैं। Trade in Bengal faced enormous profit for the company as goods from Bengal found much of the English import from Asia. अब बंगाल से जो भी ट्रेड कर रहे थे कंपनी के लोग, उनसे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि बंगाल से वही चीज़ें वो ले रहे थे जो अंग्रेज़ों को इंपोर्ट करनी होती थी एशिया से। द कंपनी हैड द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड बट द कंपनी सर्वेंट्स मिसयूज दिस ट्रेड। अब उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब बिना टैक्स लगे वो व्यापार करते थे भारत में, और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो इस अधिकार का मिसयूज़ कर रहे थे। They carried on illegal private trade and did not pay any trade duties payable by individual merchants. This caused a heavy loss of revenue to the Nawab of Bengal, who grew hostile to the company. उन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में खुद का व्यापार करना शुरू कर दिया, और वो किसी खुद के व्यापार के लिए, हालांकि जो कंपनी का जो व्यापार था वो ड्यूटी फ्री था, लेकिन इंडिविजुअली अगर वो व्यक्तिगत पर्सनली जब व्यापार कर रहे थे अपने लिए खुद का लाभ कमाने के लिए, तो उनका ड्यूटी फ्री नहीं था, लेकिन तब भी वो ड्यूटीज़ या फिर टैक्स नहीं दे रहे थे, जिसके कारण बंगाल के नवाब को काफ़ी नुकसान हुआ और वो कंपनी के खिलाफ हो गया। टिल द मिड 18th सेंचुरी नवाब मुर्शिद कुली खान एंड नवाब अलीवर्दी खान ऑफ बंगाल kept strict control over the European traders and resisted the fortification of European trade settlements. Siraj-ud-Dowla succeeded Alivardi Khan as Nawab in 1756. He drove the English out of Calcutta for expanding fortifications against his orders, misusing trade rights, but Robert Clive soon took charge of company's forces in Bengal and restored the company's earlier position and trade privileges by the treasurer's means. मध्य 18वीं शताब्दी के मध्य तक जो नवाब मुर्शिद कुली खां था और बंगाल के जो नवाब अलीवर्दी खां थे, उनके यूरोपीय व्यापारियों पर काफ़ी कड़ा नियंत्रण रखा था उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने जो यूरोपियन सेटलमेंट थी, बस्तियां थी, उन पर उनकी किलेबंदी करने का भी विरोध किया। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद नवाब बने 1756 में। उन्होंने अंग्रेज़ों को कलकत्ता से बाहर निकाल दिया, और इसके साथ साथ अपने जो फोर्टिफिकेशंस थे, जो किलेबंदी थी, उसको बढ़ाने पर भी उसने रोक लगा दी, और जो व्यापारिक अधिकार थे उनका मिसयूज़ करने पर रोक लगा दी। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने कंपनी की सेनाओं का चार्ज लिया, संभाला, नेतृत्व लिया, और कंपनी में की जो पोजीशन थी उसको फिर से बढ़ाया, और धीरे धीरे उन्होंने गलत तरीक़ों से जो व्यापार के जो अधिकार थे वो फिर से प्राप्त कर लिए। बैटल ऑफ प्लासी जो लड़ा गया 1757 में, क्लाइव ब्राइव्ड सम ऑफ इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ सिराज कोर्ट इंक्लूडिंग द जनरल मीर जफर। क्लाइव इंट्रोड्यूस ultimately led to the Battle of Plassey in 1757. Mir Zafar withdrew his troops from the battlefield. Shiraz was defeated and killed. जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव, जो कंपनी की सेना का सेनापति था या फिर कमांडर था, उसने सिराजुद्दौला के दरबार के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को रिश्वत दी, स्पेशली जो सेनापति था मीर जफर। जो क्लाइव था उसने प्लासी के युद्ध में क्या किया, पूरी तरह से सिराजुद्दौला को हरा दिया और यहाँ पर उसको मार दिया गया। अब देखो ये फोर्ट विलियम दिखा रखा है बेटा। फोर्ट विलियम क्या था? फोर्ट विलियम पहला फोर्ट था जो कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी की सेटलमेंट के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन कराया, ये वही फोर्ट विलियम है। The company made Mir Zafar the new ruler in return for a large sum of money, the zamindari of 24 परगनाज in Bengal and right to free trade. अब जो कंपनी थी उसने मीर जफर को किसके बदले में, युद्ध जिताने के बदले में बंगाल का नया राजा बना दिया, और साथ साथ कुछ उससे पैसे लिए। 24 परगना का जो क्षेत्र था बंगाल का, उसका ज़मींदारी का राइट लिया, मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, और साथ साथ ड्यूटी फ्री ट्रेड, बिना टैक्स के ट्रेड करने का भी उन्होंने अधिकार लिया था। विक्ट्री एट प्लासी ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम अ मेयर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन टू ए पॉलिटिकल फोर्स इन बंगाल। और प्लासी का जो युद्ध उन्होंने जीता था, इससे एक व्यापारिक कंपनी से वो एक राजनीतिक
स्थिति में आ गई, बंगाल की राजनीतिक स्थिति में इनका अधिकार हो गया। इट ऑल्सो एक्सपोज द वीकनेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसने भारतीय जो राजनीतिक प्रणाली थी उसकी कमज़ोरी को भी दिखाया और इस तरह भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। मीर जफर फेल्ड टू मीट द कंपनीज हैवी मॉनेटरी डिमांड, सो इन 1760 द कंपनी deposed Mir Jafar and made his son-in-law Mir Qasim the Nawab of Bengal. In return, Qasim gave them the company of the zamindari of Bardwan या फिर बर्धमान, मिदनापुर एंड चित्तगोंग। जो मीर जफ़र था वो कंपनी की जो भारी पैसे की डिमांड थी उसको पूरा नहीं कर पाया, इसलिए कंपनी ने 1760 में उसको पद से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। बदले में जो मीर कासिम था उसने कंपनी को ज़मींदारी का राइट दिया, कौन से, बर्दवान का, मिदनापुर का और चित्तगोंग का। बैटल ऑफ बक्सर 1764, 1764 का बक्सर का युद्ध। मीर कासिम placed limits on the trade privileges of company. The company declared war on him and defeated him in 1763. मीर जफर was restored as the नवाब of बंगाल। जो मीर कासिम था उसने कंपनी के अधिकारों पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया और कंपनी ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1764 होना चाहिए, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। और फिर से मीर जफ़र को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एंटर्ड इनटू अलायंस विद नवाब सुजाउद्दौला ऑफ नवद, मुगल एम्परर शाह आलम II, who was then living in Awadh. The British defeated the combined force at Buxar in 1764. By this victory, British established unquestioned authority over Bengal and considerable influence over the ruler of Awadh and Mughal emperor. जो मीर कासिम था उसने नवाब से सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे और मुगल शासक शाह आलम II के साथ मिलकर जो उस समय अवध में रह रहे थे अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा 1764 में बक्सर में। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने तीनों की कंबाइन जो मिली जुली सेना थी उसको हराते हुए बंगाल पर अब अपना पूर्ण अधिकार कर लिया और इसके साथ साथ अवध और मुगल सम्राट भी उनके अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गए। रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के जो भी परिणाम रहे। 1765 में मीर जफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नया नवाब था उसने सारी जो मिलिट्री पावर्स थी और जो भी क्रिमिनल जो भी न्याय क्षेत्र था वो कंपनी को सौंप दिया, ठीक है। मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट भी उनके पास आ गया। अब वो जो भी न्यायिक अधिकार भी उनको मिल गए। इन द सेम ईयर क्लाइव रिस्टोर्ड अवध टू सुजाउद्दौला। इन रिटर्न सुजाउद्दौला paid a sum of money and ceded the district of Kora and Allahabad to the company. Awadh became a buffer state, neutral state, which would save Bengal from the direct impact of invasion from the northwest. इसी साल जो क्लाइव थे उन्होंने अवध सुजाउद्दौला को वापस दे दिया। बदले में सुजाउद्दौला को उनको पैसे देने होते थे और कोरा और इलाहाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कंपनी को सौंप दिए। जो अवध था वो एक न्यूट्रल जोन में आ गया। अब वहाँ पर जो सुजाउद्दौला था अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता था और सेम जो यहाँ पर बंगाल पर जो कंपनी का इम्पैक्ट था, प्रभाव था, सेम वही इम्पैक्ट अभी अवध पर कंपनी का हो गया था और यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट से जो हमले हो रहे थे उससे भी कंपनी अवध को बचा रही थी। थ्रू ए फरमान इन 1765 शाह आलम II granted the company the Diwani office of revenue collector of Bengal, Bihar and Orissa on a permanent basis. In return, the company gave him Kora in Allahabad and an annual tribute. Shah Alam II began to live in Allahabad under the company's protection. 1765 में शाह आलम था उसने एक फरमान जारी किया और कंपनी को जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वो पर स्थायी रूप से दे दिया गया। बदले में जो कंपनी थी कंपनी ने कोरा और इलाहाबाद शाह आलम को वापस कर दिए और साथ साथ वार्षिक पेमेंट भी दी जाती थी। अब शाह आलम II ने इलाहाबाद में रहना शुरू कर दिया कंपनी के संरक्षण में। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहीं तक पढ़े, डाउट्स है तो डाउट सेक्शन में क्लियर करें।